हेलो एवरीवन। देखिए, आज का जो हमारा टेस्ट पेपर है ना, वो किसका है? वो एलएन का टेस्ट पेपर है। ठीक है, तो इस वाले पेपर में देखिए सिलेबस क्या है। पहले तो ये टेस्ट कब हुआ था? 17 अगस्त 2025 का, है ना। कौन सा टेस्ट नंबर है? टेस्ट नंबर 4 2026 के लिए है। इसका जो सिलेबस है, टेस्ट का जो सिलेबस है वो क्या क्या है, अभी मैं इस वाले वीडियो में मैं बायोलॉजी करा रहा हूँ। ठीक है, तो बायो का जो सिलेबस है वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये तो एक चैप्टर है ना। दूसरा चैप्टर कौन सा है? बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा है ना, उसमें मैं फिजिक्स कराऊंगा। और फिजिक्स का जो सिलेबस है वो क्या है? वर्क, एनर्जी, पावर, सर्कुलर मोशन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करेंट, मैग्नेटिज्म, एक्सपेरिमेंट स्किल्स, रेजिस्टेंस एंड फिगर ऑफ मेरिट ऑफ द गैल्वेनोमीटर बाय द हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, जो कि न्यू सिलेबस में ऐड हुआ है। तो क्वेश्चंस अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं क्वेश्चंस, खास करके फिजिक्स में। तो आप लोग देख लेना, अगर आप लोगों ने टेस्ट दिया है, ठीक है, तो सॉल्यूशन ज़रूर देखें, जो भी क्वेश्चन आपका छूट गया हो। और अगर नहीं भी दे रहे हो तो भी देखो, इसका जो पीडीएफ है, सॉल्यूशन का पीडीएफ, या मैंने पीडीएफ अपलोड कर दिया है टेलीग्राम वाले चैनल पे। टेलीग्राम आपको मिल जाएगा @NEET एकेडमी। ठीक है, या तो 77 से मिलेगा या तो 7 से मिलेगा, देख लेना, आप देख के ज्वाइन कर सकते हो। नीट एकेडमी इसी से मिल जाएगा, है ना, नीट एकेडमी 7 के नाम से। ठीक है, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी वीडियोस अगर अच्छा लगे तो लाइक्स कर देना और शेयर भी कर देना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला जो चैप्टर है वो कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा? लाइफ साइकिल ऑफ ड्रोसोफिला इज। तो लाइफ साइकिल ऑफ ड्रोसोफिला कितने दिन का होता है? तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है हमारा, एनसीईआरटी से दिया भी हुआ है डायरेक्ट, है ना। जिस पे किसने एक्सपेरिमेंट किया था आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। ठीक है, ड्रोसोफिला पे ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किसने किया था? ठीक है, आप मुझे कमेंट्स करके बताना। ठीक है, तो कितने दिन का होता है लाइफ साइकिल ऑफ द ड्रोसोफिला? 2 वीक। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये होगा 91। चलिए 92 पे चलते हैं। 92 क्या है हमारा? 92 क्या है? इन F2 जनरेशन जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो आर सेम। तो कौन से वाले केस में जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो सेम रहता है? F2 जनरेशन के केस में। ठीक है, तो देखो F2 जो जनरली हम लोग मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस कराते थे, जैसे मेंडल ने करवाया था, मेंडल ने करवाया था मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड में जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो अलग अलग थे। जीनोटिपिक क्या था? जीनोटिपिक रेशियो था मोनोहाइब्रिड के लिए 1:2:1, है ना। और फिनोटिपिक रेशियो क्या था? 3:1। ठीक है, तो दोनों रेशियो क्या थे? अलग अलग। लेकिन क्या हुआ कि बाद में जैसे जैसे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया मेंडल के वर्क को, तो सारे लोग जेनेटिक्स पे अपना एक्सपेरिमेंट करने लगे। तो कुछ ऐसे केस देखने को मिले जिसमें क्या थे कि जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो क्या थे? सेम थे। ऐसा एग्जाम्पल जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ कौन सा? स्नैपड्रैगन का। ठीक है, एक तो दिया हुआ एग्जाम्पल किसका? स्नैपड्रैगन का दिया हुआ है, जिसमें कि जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम है। ठीक है, उसमें स्नैपड्रैगन्स में देखो क्या होता है कि स्नैपड्रैगन्स में जो डोमिनेंट एलील होते हैं, है ना, और जो रिसेसिव एलील होते हैं, ठीक है, दोनों का कैरेक्टर मिक्स हो जाता है। और मिक्स होकर के जो डोमिनेंट वाला है ना, वो क्या है? मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। डोमिनेंट वाला क्या है? रेड। रेड को हम लोग RR से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो रिसेसिव है कौन सा है? वाइट। तो जब इसका क्रॉस कराया, किसी साइंटिस्ट ने जब इसका क्रॉस कराया, ठीक है, तो उसको क्या मिलना चाहिए था? अकॉर्डिंग टू मेंडल क्या होना चाहिए था? कैपिटल R जो F1 जनरेशन था, कैपिटल R और स्मॉल r, ये क्या होना चाहिए था? रेड होना चाहिए था, है ना, या वाइट होना चाहिए था। इन दोनों के बीच में आना चाहिए था। लेकिन रेड और वाइट ना होके ये क्या आया? ये क्या आया था? ये हमारा आ गया क्या? दोनों के बीच में पिंक, है ना, तो इंटरमीडिएट मिला। और फिर जब इसकी सेल्फिंग कराई गई तो रेशियो क्या मिला? 1:2:1। ये कौन सा रेशियो था? ये जीनोटिपिक रेशियो नहीं था, ये फिनोटिपिक रेशियो था, है ना। तो एक तो स्नैपड्रैगन के केस में इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाले केस में
हमें क्या मिलता है, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो क्या मिलता है, सेम। दूसरा टेस्ट क्रॉस जब हम लोग कराते हैं, है ना, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जब भी किसी हाइब्रिड का F1 जनरेशन का, है ना, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी F1 जनरेशन में मिला, तो इसको हम लोग बैक क्रॉस कराएंगे किसके साथ, रिसेसिव पेरेंट के साथ, है ना, टेस्ट क्रॉस कराएंगे सॉरी रिसेसिव पेरेंट के साथ। जब हमको इसको चेक करना होता है कि ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है ये क्या है, ये कौन सा प्लांट है, 12 है कि सॉरी, इसका जीनोटाइप जानने के लिए हम लोग जब टेस्ट क्रॉस कराते हैं, ठीक है, तो इसमें भी जो रेशियो आता है वो क्या आता है, 1:1, 1:1, है ना, और फिनोटाइप का भी रेशियो क्या आता है, 1:1। कोडोमिनेंस में भी आप करा के देख लेना, ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, बट ये 2 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में गिवन है। कौन कौन सा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और टेस्ट क्रॉस, दोनों में क्या होता है कि जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम होता है, ठीक है। तो चलो ये अच्छा क्वेश्चन था 92 नंबर, मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ रिवीजन के पर्पज से। चलिए 93 पे चलते हैं। 93 कौन सा है, इफ़ द कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट इज क्रॉस विद द कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट, ठीक है, तो दोनों ही क्या है, हेट्रोजाइगस प्लांट है ना, तो बताना है कि उसका ऑफस्प्रिंग कैसा होगा, ठीक है। तो अब देखो, जब तुम इसकी सेल्फिंग कराओगे, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, चलो हम करा ही लेते हैं, है ना, 2 डिफरेंट टाइप के गैमेट बनेंगे, और जब तुम दोनों को क्रॉस कराओगे, ठीक है, तो क्या क्या मिल सकता है, एक तो कैपिटल टी मिल सकता है, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये दोनों क्या मिलेगा, स्मॉल टी। तो अब तुम्हें दिख रहा है इसमें, अब पहला ऑप्शन जो हमारा क्या है, 75% प्लांट आर टॉल, तो ये देखो, ये तो जो तुम्हें दिख रहा है, ये जो तीनों प्लांट होंगे, है ना, 4 में से ये 3 क्या होंगे, ये तो होंगे क्या, टॉल, ठीक है, ये दिखेंगे कैसे, टॉल, है ना, टॉल होंगे भी सही, दिखेंगे क्या, है ना, तो ये क्या 75% हो गए ना, 4 में से 3 अगर टॉल है तो 75% प्लांट आर टॉल, तो बात सही है। 25% आर डॉर्फ, सही, एक इसमें क्या बच गया, डॉर्फ, तो 25% प्लांट आर डॉर्फ, ये भी बात सही है। 50% प्लांट आर होमोजाइगस, अब देखो इसमें जब तुम देखोगे तो होमोजाइगस कौन सा है, तो होमोजाइगस एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, दीज आर होमोजाइगस, ठीक है, ये कैपिटल टी और ये तो क्या है, हेट्रोजाइगस, ठीक है, ये हेट्रोजाइगस। तो कैपिटल टी या कैपिटल टी जो है, स्मॉल टी, ये दोनों क्या है, होमोजाइगस, तो 50% आर होमोजाइगस एंड 50% आर हेट्रोजाइगस, है ना। ये देखो 50% ये हो गए और 50% कौन सा हो गया, ये दो, तो ये भी 50% हेट्रोजाइगस और ये दोनों 50% होमोजाइगस, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है हमारा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा 93 का, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 94 पे चलते हैं। 94 क्या है, ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो इसका डायग्राम थोड़ा सा वो हो गया है, कॉपी करने में थोड़ा सा ब्लर हो गया, ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है होमोजाइगस रिसेसिव, क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है, होमोजाइगस रिसेसिव, एनसीईआरटी में भी देख सकते हो, ये भी क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। तो जब तुम इसमें देखोगे होमोजाइगस रिसेसिव एंड होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है, तो ये क्या है, स्मॉल डब्ल्यू, है ना। तो ये जो क्रॉस कराया गया है, ओवरऑल जो ये क्रॉस कराया गया है, ठीक है, ये क्रॉस किसके लिए है, तो यहाँ लिखा हुआ है डोमिनेंट फिनोटाइप, ठीक है, डोमिनेंट फिनोटाइप और जीनोटाइप, जिसका क्या है, जीनोटाइप अननोन है। ये जो प्लांट है, ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये जो प्लांट दिख रहा है, ये जो प्लांट बना था, है ना, इसका जीनोटाइप क्या था, अननोन था, है ना। तो हमें इसका जीनोटाइप पता करना है, टॉल प्लांट है जिसका जीनोटाइप पता करना है। अब देखो टॉल प्लांट अगर है ना, इसमें तो टॉल प्लांट है तो वो कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है। तो हम लोग देख के तो बता नहीं सकते ना कि होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है। तो अगर इस वाले टॉल प्लांट का अगर जीनोटाइप हमें पता है तो हम लोग क्या कराते हैं, टेस्ट क्रॉस। इसको पता करने के लिए क्या कराते हैं, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस कैसे कराएंगे, जो रिसेसिव पेरेंट होगा, है ना, उससे वापस इसका क्रॉस करा देंगे। तो एक बार इसके साथ कराएंगे, एक बार इसके साथ कराएंगे। अगर हमारा रिजल्ट 1:1 आया, मतलब कि जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो 1:1 आया, इसका मतलब क्या था, हमारा जो प्लांट था वो क्या था, हेट्रोजाइगस था, ठीक है। और जब तुम देखोगे एनसीईआरटी में, जब तुम देखोगे, है ना, तो एक बार जो प्लांट है, अब इसमें एज्यूम किया है कि एक बार क्या हो सकता है, ये जो हमें इसका जीनोटाइप अननोन है, यहाँ लिखा हुआ है क्या, इसका जीनोटाइप अननोन है, ठीक है, इसका जीनोटाइप क्या है, अननोन है। तो एक बार इसको माना है कि ये क्या हो सकता है, कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू, और एक बार माना है क्या ये क्या हो सकता है, कैपिटल डब्ल्यू और
एक हो सकता है स्मॉल डब्लू। जब इसका क्रॉस कराया है इसके साथ स्मॉल डब्लू और स्मॉल डब्लू, खुद से करा के देखना या एनसीईआरटी में देखोगे तो अगर तुम्हारा प्लांट जो है अगर होमोजाइगस होगा, मतलब कि कैपिटल टी वाला होगा, है ना, तो सारे प्लांट जो है तुम्हें क्या दिखेंगे, टॉल दिखेंगे। जैसे कि एनसीईआरटी में देख रहे हो, एनसीईआरटी में फ्लावर कलर के लिए कराया है, वायलेट और वाइट के लिए कराया है। तो जब ये जो प्लांट है या तो वायलेट है या तो वाइट है, हमें नहीं पता, है ना। तो जब ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये फ्लावर जो है ये वायलेट और वाइट में जो डोमिनेंट वाला पार्ट होता है वो कौन सा होता है, कैरेक्टर होता है वो कौन सा होता है, वायलेट, है ना। तो अगर हम लोग मान रहे हैं कि अगर ये वायलेट है, इसका क्रॉस मैंने अगर रिसेसिव के साथ कराया, मतलब कि ये वाइट है ना, ये वाइट ही होगा रिसेसिव वाला। तो सारे के सारे प्लांट कैसे दिखेंगे तुमको, सारे के सारे प्लांट कैसे दिखेंगे, वायलेट, है ना। और जब तुम हेट्रोजाइगस में कराओगे तो एक तो प्लांट होगा जो क्या दिखेगा, तुम्हें करा के देखना खुद से, तो ये क्या दिखेगा, स्मॉल डब्लू, जो कि क्या होंगे, वाइट, ठीक है। तो 50% इसमें क्या आएंगे, 50, ये भी क्या आएगा, वाइट। 50% इसमें क्या आएंगे, इसका रेशियो क्या आएगा, 1:1 जीनोटाइप और फिनोटाइप के लिए। अभी जो मैंने ये बताया कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, सॉरी, टेस्ट क्रॉस का रेशियो जो आता है 1:1 आता है ना, वही क्रॉस एनसीईआरटी में गिवन है। तो ये जब तुम कराओगे, है ना, तो इसमें क्या आएगा तुम्हारा 50% तुम्हारा क्या आएगा, 50% वाइट और 50% वायलेट। देखना है एनसीईआरटी में पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर तुम्हें दिख जाएगा 75 पे, है ना। तो 50% वायलेट और 50% वाइट का मतलब क्या है कि हमारा जो प्लांट था वो क्या था, हेट्रोजाइगस था, है ना, मतलब प्योर नहीं था। ये क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, या जो इसमें दिया हुआ है कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन था, 94 ना। तो ये जो ऑब्जर्व इन द गिवन डायग्राम, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब हम ऑप्शन करेक्ट चूज करना है। इट इज़ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑड क्रॉस। तो नहीं, ये ऑड क्रॉस नहीं है, क्या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस, ठीक है। तो ये ऑड क्रॉस नहीं है, ये क्या है, टेस्ट क्रॉस है, ठीक है। और क्या है उसके बाद जो है दूसरा जो ऑप्शन है क्या है, इट इज़ द कंपेरिजन ऑफ द टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस यूज टू फाइंड फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग इसमें फिनोटाइप नहीं पता कर रहे हैं, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जीनोटाइप को पता कर रहे हैं, ठीक है। इट इज़ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेसिफोकल क्रॉस टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। देखो रेसिफोकल तो हम बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन कौन सा रेसिफोकल होगा, तो एग्जैक्ट आंसर इसका क्या होगा, टेस्ट क्रॉस, ठीक है। तो इट इज़ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टेस्ट क्रॉस टू फाइंड आउट जीनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है ना, ठीक है। कि रेसिफोकल का ही दो पार्ट होता है, कौन कौन सा, आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। तो अगर टेस्ट क्रॉस मिल जाए तुम्हारे ऑप्शन में तो ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये टेस्ट क्रॉस वाला। चलो अच्छा क्वेश्चन था। 95 पे मूव करते हैं। 95 क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। अबे पता है तुम्हें कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है उसके बारे में तुम्हें कुछ पता होना चाहिए। ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये तो पहली बात तो क्या है कि इसमें मोर देन 1 एलील है, मोर देन 2 एलील है, ठीक है, ठीक है, मतलब कि ये मल्टीपल एलील का केस है ना। और क्या इसमें शो होता है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो शो करता है वो क्या शो करता है, कोडोमिनेंस, है ना। ये भी पता होना चाहिए, है ना, कि अगर ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी को मिला दो, है ना, तो ए बी ब्लड ग्रुप हमें देखने को मिल जाता है। मतलब अगर मदर ब्लड ग्रुप ए है और फादर ब्लड ग्रुप बी है तो बच्चे के में जो दोनों करेक्टर आ सकते हैं, ए का भी और बी का, तो ये क्या हो गया, कोडोमिनेंस, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू द एबीओ ब्लड ग्रुप हाउ मेनी जीनोटाइप एंड फिनोटाइप रिस्पेक्टिवली आर पॉसिबल इन द पॉपुलेशन ऑफ द ह्यूमन बींग। अब देखो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, लेकिन अब तुम डायरेक्ट याद रख लेना, अगर पूछेगा एग्जाम में तो एबीओ ब्लड ग्रुप ही आएगा और उसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप तुम्हें याद करना है। या तुम एनसीईआरटी में देख भी सकते हो, जहाँ पे चार्ट बनाया उसमें काउंट भी कर लेना कि कितने टाइप के जीनोटाइप या फिनोटाइप मिलते हैं। तो मान लो कि अगर पॉपुलेशन में एबीओ ब्लड ग्रुप है ना, हम लोग में एबीओ 3 टाइप ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ, और एक और कौन सा होता है, ए बी, ठीक है। तो कितने टाइप्स के ब्लड ग्रुप हो गए, 4 टाइप के। तो फिनोटाइप कितने देखने को मिल रहे हैं हमको, पॉपुलेशन में फिनोटाइप कितने देखने को मिलेंगे, 4, है ना। जीनोटाइप कितने देखने को मिलते हैं, तो जीनोटाइप हो सकते हैं 6 टाइप के, ठीक है। इसको तुम एनसीईआरटी में देखना, 6 और 4 तुम्हें दिख जाएंगे, ठीक है। तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, है ना। जीनोटाइप कितने मिलेंगे, 6, और फिनोटाइप कितने मिलेंगे, 4। इसका ध्यान रखना है ना, 6 और 4 क्या होगा, 6 क्या है, जीनोटाइप, और 4 क्या है, फिनोटाइप, ठीक है। टर्म लिंकेज गिवन बाय, तो लिंकेज टर्म किसने दिया था,
96 का आंसर क्या हो जाएगा 2, मॉर्गन ने दिया था, ठीक है। 97 देखो, ये तो डायरेक्ट याद करने वाला है। 97 देखो, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द गैमिट्स आर द फॉर्म इन द गिवन एग्जाम्पल। तो इसमें कितने टाइप्स के गैमिट्स बन सकते हैं। तो देखो, जब भी गैमिट्स कितने टाइप के बन सकते हैं, ठीक है, उसको बनाने का एक ही तरीका होता है, कौन सा, कि हम देख ले जो गिवन हमारा दिया हुआ है जीनोटाइप है ना, उसमें हेट्रोजाइगस कितने हैं, ठीक है। हेट्रोजाइगस कैसे देखते हैं, तो देखो ये वाला जो जीन होगा है ना, कैपिटल ए स्मॉल ए है ना, ये क्या है, हेट्रोजाइगस है, ठीक है। कैपिटल बी स्मॉल बी, ये भी हेट्रोजाइगस है, और कैपिटल सी स्मॉल सी, ये भी हेट्रोजाइगस है। तो ये जो गिवन एग्जांपल है, 3 जीन के लिए क्या है, हेट्रोजाइगस है। तो जितने जीन के लिए हेट्रोजाइगस है, तो 2 की पावर n कर देना। n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, तो 2 की पावर 3 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 8, है ना। तो 97 का आंसर क्या हो जाएगा, 2। 98 देखो, 98 क्या है, 98 है हमारा, डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनमस फीचर ऑफ ए जीन और प्रोडक्ट। अब देखो ये जो लाइन लिखा हुआ है ना, ये एनसीईआरटी में इसको लिखा तो है, लेकिन बहुत लोग इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, या तुम लोग और खुद से पढ़ोगे तो ये लाइन जो है स्किप हो जाएगा, है ना। तो मैं इस पे पहले तो मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है, और थोड़ा एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। देखो ये बोल रहा है ना कि डोमिनेंस जो है, जैसे तुम लोग बोलते हो कि कैरेक्टर के लिए जीन क्या होता है, एक कैरेक्टर के लिए डोमिनेंस होता है। तो ये जीन का मतलब डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनमस फीचर ऑफ ए जीन, ठीक है। किसी जीन के लिए हम लोग नहीं बोल सकते कि ये जीन क्या करेगा, हमेशा डोमिनेंसी ही शो करेगा, ठीक है। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी हो सकता है, और ये कोडोमिनेंस भी शो कर सकता है, ठीक है। तो ये जो डोमिनेंसी है, ये किसी जीन का ऑटोनोमस फीचर नहीं है, ठीक है ना, कि मतलब कि वेल डिफाइंड फीचर है कि अगर जीन है तो वो हमेशा डोमिनेंसी ही शो करेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसको एज इट इज याद करना है। इसको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ ए जीन और द प्रोडक्ट दैट इज इंफॉर्मेशन फॉर इट, है ना। इच डिपेंड्स ऑन much on the gene products and the production of the particular phenotype for this product as it does on the particular phenotype we choose the examination। ये बोल रहा है कि जिसको तुमने एग्जामिनेशन के लिए चूज़ किया है ना, या फिर इन्वायरमेंट पे भी ये इन्वायरमेंट से भी अफेक्ट होता है, तो जिसको तुम एग्जामिनेशन के लिए चूज करोगे है ना, उस पर भी डिपेंड करेगा। ये किसी जीन का ऑटोनोमस फीचर नहीं है कि मेंडल ने बता दिया कि जो जीन है वो डोमिनेंसी शो करता है तो ये करेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, और जो एनसीईआरटी में जो लाइन लिखा है उसको 100% याद कर लेना, ठीक है जी। इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा, या इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवीजन कराना होगा एग्जाम के टाइम पे, तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करूंगा तो लेक्चर्स लंबा हो जाएगा, ठीक है ना, फिर नहीं हो पाएंगे 90 क्वेश्चन। तो चलिए, जीन क्या है, जीन जो है क्या है, नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ डोमिनेंस, जो है क्या है, जीन के लिए ऑटोनोमस फीचर शो नहीं करता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन जीन इन्फ्लुएंस द सेम फिनोटाइप, ठीक है। ये बात तो क्या हो गई, गलत हो गई। मोर देन वन फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस बाय सेम जीन, मतलब कि एक जीन, क्यों नहीं डोमिनेंसी जो है ऑटोनोमस फीचर है, क्योंकि एक जीन, सिंगल जीन क्या कर सकता है, मल्टीपल फिनोटाइप्स को मल्टीपल फिनोटाइप्स उसके हो सकते हैं। जैसे अगर हम लोग स्टार्च ग्रेन मस्टर्ड के सीड को देखें तो वो राउंड भी है ना, राउंड के लिए भी कैरेक्टर शो करता है, और अगर स्टार्च सीथ जो है उसमें डिपॉजिट है उसके लिए भी कैरेक्टर को शो करता है। तो अगर तुम दोनों के लिए देखोगे तो एक के लिए तो तुम्हें क्या लगेगा, कंप्लीट डोमिनेंसी शो कर रहा है कि सीड क्या रहेगा, राउंड रहेगा, है ना। और स्टार्च ग्रेन के साइज को देखोगे तो रिंकल्ड नजर आएगा, इंटरमीडिएट नजर आएगा, फिर एक राउंड नजर आएगा, और फिर कम वाला नजर आएगा, है ना, ठीक है। तो 98 का क्या आंसर हो जाएगा, सेकंड हमारा, कि मोर देन वन फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस बाय ए सिंगल जीन। डोमिनेंस क्यों नहीं शो करता, ये इसका आंसर है, ठीक है। 99 देखो, 99 क्या है, टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस मैंने अभी बताया करके, है ना, टेस्ट क्रॉस कैसे कराते हैं, या क्या बोलना चाह रहा है कि टेस्ट क्रॉस इनेबल अस टू, टेस्ट क्रॉस किसके लिए होता है, डिटरमाइन द वायबिलिटी ऑफ द क्रॉस, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। डिस्टिंग्विश किसके लिए होता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, है ना। अगर किसी का जीनोटाइप हमें नहीं पता, जैसे कैपिटल टी, अगर कोई प्लांट टॉल है ना, तो वो कौन सा टॉल है, पी का प्लांट अगर टॉल है तो वो कौन सा टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल है, या स्मॉल टी कैपिटल टी टॉल है ना।
तो इसका एग्जैक्ट जीनोटाइप हमें नहीं पता, तो इसको कैसे पता करेंगे हम? टेस्ट क्रॉस के लिए। या जो अभी ऊपर एग्जाम्पल आया था, है ना, कि अगर कैपिटल W और स्मॉल w, है ना, ये अगर ये फ्लावर वॉयलेट है, सॉरी, अगर फ्लावर वॉयलेट है ना, तो उसमें उसका जो जीनोटाइप है क्या है, या उसका जीनोटाइप कैपिटल W है या कैपिटल W स्मॉल w, है ना। तो इसको अगर पता करना है कि ये है या ये है, तो उसके लिए हमें क्या कराना पड़ेगा? टेस्ट क्रॉस कराना पड़ेगा, डिस्टिंग्विश करने के लिए कि वो होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। चलिए 100 आया, 100 पे क्या है? मैच करना है, सॉरी, मैच करना है 100 नंबर क्वेश्चन को। तो एलील क्या होता है? एलील इज द अल्टरनेटिव फॉर्म है जीन, एनसीईआरटी में एज इट इज लिखा हुआ लाइन, है ना। एलील क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म है किसका? जीन का। और जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कंस्टिट्यूशन हम लोग जीनोटाइप से लिखते हैं। होमोजाइगस हमें पता है, इन इंडिविजुअल ऑफ द टू एलील ऑफ द इन इंडिविजुअल टू एलील ऑफ ए जीन आर आइडेंटिकल, टू जीन्स अगर आइडेंटिकल है तो उसको हम लोग होमोजाइगस बोलेंगे। और हेट्रोजाइगस क्या होता है? एक इंडिविजुअल्स में टू डिफरेंट एलील हैं, ठीक है, टू डिफरेंट एलील ऑफ ए सेम जीन, मतलब एक जीन के दो एलील होते हैं, अगर दोनों सिमिलर हैं तो उसको होमोजाइगस बोलेंगे। अगर दोनों सिमिलर है, जैसे कैपिटल टी, है ना, दोनों एक जीन के दो एलील हैं, जीन कौन सा है हमारा? टॉल, है ना, उसके एलील कौन से हैं? कैपिटल टी और कैपिटल टी, तो ये क्या होगा? होमोजाइगस। कैपिटल टी और स्मॉल डी, तो ये क्या हो गया? हेट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। 100 का आंसर क्या होगा? सेकंड। 101 देखो, 101 क्या है? असर्शन रीजन क्वेश्चन है। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल ने दिया था क्या? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड गुड फॉर द जीन दैट आर लोकेटेड क्लोजली ऑन द सेम क्रोमोजोम, ठीक है। अब देखो, ये जो मेंडल ने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था, ठीक है, तो ये किसके लिए वैलिड नहीं था? मेंडल के टाइम पे तो हम लोग नहीं पता कर पाए थे कि किसके लिए वैलिड था, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया था? आप हमें कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है ना, कमेंट्स करके बताओ कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया था, ठीक है। तो ये बात सही है ना कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सबके लिए सही नहीं है ना। किसके लिए नहीं सही है? तो जो क्लोजली रिलेटेड या जो लिंक्ड जीन है ना, किसके लिए नहीं सही है? जो लिंक्ड, आपस में जो क्लोज है ना, लिंक्ड या क्लोज, जो बहुत पास पास में जो जीन है उस वो क्या करते हैं? वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं कर पाते। तो पहला स्टेटमेंट तो असर्शन सही है। इसका रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि क्लोजली लोकेटेड जो जीन है ना, उसमें 100% इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है। तो 101 का आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, क्लोजली लोकेटेड जीन ऑलवेज असॉर्ट, अच्छा ये इसमें लिख दिया है ऑलवेज, है ना, ऑलवेज तो नहीं होगा ना, कभी भी क्लोजली लोकेटेड या ऑलवेज तो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं करते हैं ना, तो इसका रीजन क्या हो गया? गलत हो गया, है ना। हमेशा वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो पाता, है ना, उसमें कितना परसेंट मैक्सिमम जो क्रॉसिंग हो सकता है कितना हो सकता है? 50%, है ना, ठीक है। तो वो 100% हमेशा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं करते हैं ना, ऑलवेज इंडिपेंडेंट तो नहीं करते। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 101 का सेकंड। 102 देखो, 102 क्या है? विच कॉम्बिनेशन ऑफ द सेक्स क्रोमोजोम रिजल्ट इन फीमेल ग्रासहोपर्स। अब जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, फीमेल ग्रासहोपर्स में क्या होता है? 102 का क्या आंसर आ जाएगा? फर्स्ट, है ना। आप हमें मेल ग्रासहोपर्स का बताओ, ठीक है ना, मेल ग्रासहोपर्स, होपर्स का सेक्स क्रोमोजोम क्या होता है, ठीक है। साथ में बर्ड का भी बताना, बर्ड का सेक्स क्रोमोजोम क्या होता है। चलिए 103 पे आते हैं। 103 क्या है? मल्टीपल एलील कैन बी फाउंड ड्यूरिंग द स्टडी। अब देखो, मल्टीपल एलील का एक एग्जांपल मैंने अभी बताया, कौन सा? एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप क्या है? मल्टीपल एलिज्म शो करता है। इसमें कितने एलील होते हैं? 3 एलील होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा? एक तो स्मॉल आई हो गया, है ना, IANIB। अब देखो, तीनों जो है किसी एक इंडिविजुअल्स में नहीं मिलेंगे, है ना, ये किसी एक इंडिविजुअल्स में तो तीनों एलील देखने को मिलेंगे नहीं, ठीक है। एक इंडिविजुअल्स में तो 2 ही एलील होते हैं ना, इंडिविजुअल्स में तो 2 ही एलील होंगे, ठीक है। तो ये जो मल्टीपल एलिलिज्म है ना, ये कहाँ देखने को मिलेगा हमें? पॉपुलेशन में, ठीक है ना। एक पॉपुलेशन को तुम स्टडी करोगे तब तुम्हें डिफरेंट टाइप्स के एलील देखने को मिलेंगे, ठीक है। 104 देखो, 104 क्या है? रिसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू द
अब रिसेसिव, अब देखो रिसेसिव हमें क्यों दिखता है, एनसीईआरटी में एक चार्ट बना के इसको दिया हुआ है, तो देख लेना, है ना। रिसेसिव क्या क्यों दिखता है, या तो क्या बने एंजाइम जो बने वो क्या बने, नॉन फंक्शनल बने, या एंजाइम बने ही नहीं, उसी का इफेक्ट होता है कि क्या बन जाता है, रिसेसिव। ठीक है, तो 104 का आंसर क्या हो जाएगा 4। 105 देखो भाई, लिंकेज कैन बी ब्रोकन बाई, अब लिंकेज को कैसे ब्रोक आउट कर सकते हैं, तो क्रॉसिंग ओवर करा के, ठीक है ना। क्रॉसिंग ओवर कराओगे तो लिंकेज क्या हो जाएगा, लिंकेज कैन बी द ब्रोकन बाय द क्रॉसिंग ओवर। 106 देखो, 106 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट एक्सप्लेन मेंडलियन प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ द क्रोमोजोमल मूवमेंट ड्यूरिंग द मियोसिस। अब तो क्रोमोजोमल मूवमेंट ड्यूरिंग द मियोसिस किसने खोजा था, है ना, इसको क्या बोला, एक्सपेरिमेंटली बोला है क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट एक्सप्लेन, सिर्फ एक्सपेरिमेंटली नहीं बोला है, सिर्फ एक्सप्लेन बोला है ना, इसको एक्सप्लेन किसने किया था, तो इसको एक्सप्लेन किया था सर्टेन एंड बोवेरी ने। ठीक है, आप हमें बताओ कि इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया था, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन बाय, कौन से साइंटिस्ट ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। ठीक है, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को, ठीक है, ड्यूरिंग द म्यूसिस। 107 देखो, 107 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर बाय द हेंकिन। अब देखो हेंकिन ने क्या ढूंढा था, हेंकिन ने ढूंढा था, हेंकिन ने जो बॉडी ढूंढी थी उसको बोला था बार बॉडी, है ना, बाद में उसी का नाम क्या बना, एक्स बॉडी। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बट प्रपोज बाई ऑन द बेस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो बनाया गया था वो किसके बेसिस पे बनाया गया था, तो आप जब मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे, है ना, मेंडल जो लॉ दिया हुआ है, ठीक है, उसमें दिया है डायहाइब्रिड क्रॉस से। ठीक है, डायहाइब्रिड क्रॉस से क्या बनाया गया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मोनोहाइब्रिड से क्या क्या लॉ बनाया गया था, है ना, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, डायहाइब्रिड से तो एक ही बनाया गया था, कौन सा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मोनोहाइब्रिड से क्या क्या बनाया गया था आप हमें बताइए। चलिए 109 पे चलते हैं, फिनाइल PKU, है ना, PKU इज द एग्जांपल ऑफ। अब देखो 10 PKU जो है ना, ये क्या है, पिलियोट्रोफिज्म। अब पिलियोट्रोफिज्म जीन क्या होता है आप हमें कमेंट्स में बताएं, पिलियोट्रोफिज्म या पिलियोट्रोफिक जीन क्या होता है, ये आप हमें कमेंट। देखो कोडॉमिनेंस मैंने बता दिया है, लिंकेज मैंने बता दिया है ना, आप हमें पिलियोट्रोफिज्म बताइए कि पिलियोट्रोफिज्म होता क्या है। चलिए 110 नंबर क्या है, इन डोर्सोफिला द जीन फॉर द आई कलर एंड बॉडी कलर आर प्रेजेंट ऑन इतना डिस्टेंस बिटवीन द जीन इन सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि आई कलर और बॉडी कलर के लिए जीन किस क्रोमोसोम नंबर पे प्रेजेंट होता है और उसमें डिस्टेंस कितना होता है। तो देखो जब तुम आई कलर और बॉडी कलर के लिए जो जीन होता है दोनों ही किस पे, जब तुम एक्सपेरिमेंट देखोगे किसका, मॉर्गन का जब तुम एक्सपेरिमेंट देखोगे, है ना, तो उसमें जो एक्सपेरिमेंट में बनाया गया है, 2 चार्ट बनाया गया है, उस पर तुम जब तुम एक्स क्रोमोसोम को देखोगे, एक्स क्रोमोसोम कौन सा, जो टेढ़ा वाला है वो बाई क्रोमोसोम है, जो सीधा है ना वो एक्स क्रोमोसोम है। तो उसमें आई कलर और बॉडी कलर के लिए जो दोनों जीन है बाई और डब्लू, है ना, वो दोनों किस पे है, एक्स क्रोमोसोम पे। ठीक है, वो दोनों के दोनों किस पे है, एक्स क्रोमोसोम पे। और जो डिस्टेंस, अब देखो डिस्टेंस कैसे देखोगे, तो जब तुम आई आई कलर और बॉडी कलर के लिए देखोगे, है ना, ठीक है, तो आई कलर और बॉडी कलर के लिए देखोगे, क्रॉस ए में तुम देखोगे, है ना, तो आई और बॉडी कलर के लिए बाई और डब्लू, कौन कौन सा जीन है, बाई और डब्लू। जब इसका क्रॉसिंग कराया गया, है ना, तो बाद में जो इसकी परसेंटेज थी, परसेंटेज ऑफ बाई एंड डब्लू एक साथ आने की जो परसेंटेज थी वो कितनी थी, 1.3%। मतलब 1.3% क्या था, रिकॉम्बिनेशन था, है ना। तो जितना परसेंट रिकॉम्बिनेशन होता है उतना ही सेंटीमॉर्गन उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है ना। तो 1010 का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। 1.3% रिकॉम्बिनेशन है तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 1.3 सेंटीमॉर्गन। 110 हो गया। 111 देखें, 111 में क्या है, इनकरेक्ट पेयर विथ रिस्पेक्ट टू पी प्लांट। पी प्लांट के रिस्पेक्ट में कौन सा गलत है, तो देखो राउंड सीड जो होता है डोमिनेंस शो करता है, ठीक है ना। येलो सीड जो होता है रिसेसिव होता है, ये बात तो गलत है ना। आप हमें कमेंट्स में बताओ कि कौन रिसेसिव जो है, रिसेसिव सीड का कलर क्या होता है। ठीक है, रिसेसिव सीड का कलर क्या होता है। वायलेट फ्लावर डोमिनेंट अभी मैंने क्रॉस करके बताया। येलो पॉट जो था वो क्या था, रिसेसिव। ये डोमिनेंट होता है कौन सा होता है, ग्रीन वाला, है ना। तो 112 नंबर चलते हैं, 111 हो गया। बीच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस गिव्स 9331 फिनोटिपिक रेशियो। ये तो सबको ही याद होगा, है ना, कि ये ऐसा फिनोटाइप किस में होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में, डाई हाइब्रिड क्रॉस में।
अब तुम्हें ये तो पता है कि डायहाइब्रिड क्रॉस में 9331 का रेशियो आता है। अब तुम्हें बस ये खोजना है कि डायहाइब्रिड है कौन सा। तो देखो डायहाइब्रिड का मतलब क्या हुआ कि 2 जीन के लिए क्या है, 2 जीन के लिए क्या है, हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है। देखो इसमें देखोगे तुम्हें तो सिर्फ कैपिटल बी स्मॉल बी के लिए और कैपिटल ए स्मॉल ए के लिए हेट्रोजाइगस है, तो ये तो नहीं होगा। इसमें देखो कैपिटल ए स्मॉल इसके लिए हेट्रोजाइगस है, इसके लिए हेट्रोजाइगस है, 2 जीन हुआ ना, और इसके लिए और इसके लिए, मतलब कि ये डायहाइब्रिड 112 का क्या हो जाएगा आंसर, हो सकता है ना, ठीक है, और यही होगा। इसमें देखोगे तो ये सिर्फ एक के लिए है, और इसमें देखोगे तो इसमें तो है ही नहीं, है ना, कैपिटल से स्मॉल सी और कैपिटल से स्मॉल सी, मतलब इस भी एक के लिए है ना। तो हमारा देखना है कि कितने जीन के लिए वो हेट्रोजाइगस है, ठीक है, उससे आंसर आ जाएगा तुम्हारा। 113 देखो, व्हाट विल बी द प्रोजनी व्हेन देयर इज द मैरिज बिटवीन द, मैरिज कराया किसके, कलर ब्लाइंडनेस फादर का सन एंड द कलर ब्लाइंडनेस मदर डॉटर। व्हाट विल बी प्रोजनी व्हेन देयर इज अ मैरिज बिटवीन कलर ब्लाइंड फादर सन्स। अब देखो फादर उसका कलर ब्लाइंड है ना, मतलब कि फादर जो होगा वो एक्स एंड वाई होगा, इसका जो बेटा होगा है ना, एंड कलर ब्लाइंड मदर डॉटर। अब इसका जो बेटा कलर ब्लाइंड अगर फादर है ना, तो फादर पे क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस का जीन होगा, है ना, और इसका जो बेटा होगा है ना, इसमें पॉसिबिलिटी, इसका जो बेटा होगा इसमें कौन सा क्रोमोसोम आएगा, फादर से, तो फादर से तो बाई आएगा, है ना, और इसकी जो मदर होगी वो नॉर्मल थी, उसके बारे में कुछ नहीं बोला है, तो इसकी जो मदर से आया हुआ क्रोमोसोम कौन सा आया होगा, एक्स, मतलब का इस ये किसका मैंने निकाला है, बाई और एक्स नॉर्मल आया है किसका, जिससे शादी होने वाली है इस लड़की की, है ना। और देखो लड़की की जो मदर थी वो क्या थी, कलर ब्लाइंडनेस, इसका मतलब ये जो कलर ब्लाइंडनेस है इसका मतलब दोनों क्रोमोसोम क्या होंगे, सीसी, कलर ब्लाइंडनेस के लिए मैंने रिप्रेजेंट किया है। जब इसकी डॉटर बनेगी तो एक्स क्रोमोसोम तो एक मदर से आएगा और एक एक्स किससे आएगा, फादर से, तो फादर वाला तो नॉर्मल होगा। अब देखो जब तुम इसका परसेंटेज निकालोगे ना, तो कलर ब्लाइंडनेस देखो सन बन सकता है ना, इससे एक कॉम्बिनेशन बन सकता है कि कलर ब्लाइंडनेस क्या बनने का, कि ये बाई और ये एक्स आ जाए, है ना, तो इससे जो सन बनेगा वो क्या होगा, कलर ब्लाइंड होगा। बाकी एक सन जो होगा वो तो क्या होगा, नॉर्मल ही होगा, है ना। और इसकी जो डॉटर होगी ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है, कैरियर हो सकती है, ठीक है। इसकी जो दोनों डॉटर हो सकती है वो क्या हो सकती है, एक डॉटर कैरियर और एक डॉटर नॉर्मल। तो मतलब कि इसमें देखो तुम्हें दिख रहा है कि इसका जो सन है 50% सन कलर ब्लाइंड, 113 का आंसर क्या हो जाएगा, 50% जो सन है उसका कलर ब्लाइंड आ सकता है, सही बात है। 50% डॉटर कैरियर, सही बात है ना, डॉटर की सिर्फ बात करा तो इन दोनों को हम लोग इन दोनों में देखेंगे ना, तो 50% डॉटर, टोटल को मत जोड़ लेना ना, 50% डॉटर कैरियर आ सकती है, 50% डॉटर नॉर्मल आ सकती है, सही बात है। तो ये सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था। 113 का आंसर क्या हो जाएगा, 4। 114 नंबर क्या है, ए डिजीज इन विच प्रोटीन डैट इज अ पार्ट ऑफ द रेड एंड ग्रीन कलर्स परसेप्शन इज अफेक्टेड दिस डिजीज। अब देखो ग्रीन और रेड कलर जो है, मतलब वो दोनों अफेक्टेड, मतलब क्लियर नहीं दिखेगा, ऐसा किस में होता है, कलर ब्लाइंडनेस में, कलर ब्लाइंडनेस में। तो कलर ब्लाइंडनेस है, तो कलर ब्लाइंडनेस कौन सा डिसऑर्डर है, तो कलर ब्लाइंडनेस जो क्या है, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 114 का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, क्या है, एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। डॉर्सोफिला मेलानोगास्टर इज रिलेटेड टू, अब डॉर्सोफिला किससे रिलेटेड है, 115 का क्या आंसर हो जाएगा। तो देखो डॉर्सोफिला में लिंकेज मॉर्गन ने खोजा, सर्टन एंड बॉबरी ने बताया था, मॉर्गन ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, ठीक है। क्रोमोसोमल मैप सेंटी मॉर्गन जो क्रोमोसोमल मैपिंग किया था, है ना, वो किसने किया था, थॉमसन मॉर्गन ने नहीं किया था, उसका एक स्टूडेंट था उसने किया था, उसके स्टूडेंट का नाम क्या था, ये आप हमें कमेंट्स में बताइए, ठीक है। जो थॉमसन मॉर्गन का जो स्टूडेंट था उसका नाम क्या था, उससे हमें कमेंट्स में बताइए। डिस्कवर बाई एक्स बॉडी, नहीं, डिस्कवर तो एक्स बॉडी किसने किया था, हैंकिन ने किया था, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10115 का आंसर क्या हो जाएगा, 4। 116 देखो डायग्राम देखो, ऐसा डायग्राम एनसीईआरटी में किसको एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया है, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया है, और ये डायग्राम उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। 117 नंबर क्या है, मेंडल्स वर्क रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड फॉर द लॉन्ग टाइम। अब तो ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन हो गया है ना, हर एक टेस्ट में आता है कि मेंडल का जो काम है इतने दिनों तक उसको मतलब कि खोज नहीं पाए या अनरिकॉग्नाइज रहा, ज़्यादा लोग जान नहीं पाए, क्यों नहीं जान पाए, कि उस टाइम का जो कम्युनिकेशन था, जिस टाइम 63 में है ना, 1863 में
ठीक है। तो उस टाइम का जो कम्युनिकेशन था वो क्या था, वीक था। तो कॉन्सेप्ट ऑफ द फैक्टर, उसने जीन को क्या बोला, जीन को क्या बोला, फैक्टर विच डिड नॉट ब्लेंड आर नॉट एक्सपेक्ट। उसने उस टाइम बताया था कि देखो जो जीन है या जो करेक्टर फैक्टर है वो क्या होता है, आपस में मिक्सिंग नहीं होती है ना। तो ये बात सबको समझ में नहीं आया उस टाइम। मैथमेटिक्स का यूज किए थे, ये भी बात सबको, बायोलॉजी में मैथमेटिक्स अच्छा नहीं लगा है ना। तो इन सब चीज़ों की वजह से मेंडल का जो काम है वो क्या रह गया, बहुत दिनों तक लोग उसको डिस्कवर नहीं कर पाए, ज़्यादा लोगों के पास जा नहीं पाया। ही कुड नॉट प्रोवाइड, फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए थे है ना। इन सब का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ या फिजिकल प्रूफ नहीं था, सारी बस थ्योरी थी। ठीक है। तो 117 का आंसर क्या हो जाएगा, 4। 118 क्या है, इफ द साइज ऑफ द स्टार्च ग्रेन, जब साइज ऑफ पी इज द कंसिडर्ड फिनोटाइप। अब देखो ये जो क्वेश्चन 118 जो क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने बताया कि डोमिनेंस इज ए नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ ए जीन उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो ये बोल रहा है स्टार्च ग्रेन इन पी इज कंसिडर एज फिनोटाइप। अगर हम लोग स्टार्च ग्रेन को फिनोटाइप माने, द हेट्रोजाइगस कंडीशन ऑफ एलील विल शो। देखो अब देखो जो साइज होता है सीड पी का, जो साइज होता है, एक तो क्या होता है राउंड है ना, और एक क्या होता है रिंकल्ड। ठीक है। तो अगर तुम स्टार्च ग्रेन के साइज को, अब देखो एक या तो क्या होगा राउंड होगा या तो स्मॉल और रिंकल्ड होगा है ना। ठीक है। अब जब तुम राउंड और रिंकल को कंपेयर, जीन तो एक ही है ना, जीन इसको राउंड भी बना रहा है, इसको रिंकल भी बना रहा है ना। अब देखो क्या होता है कि कई कई सीड में ये जो स्टार्च ग्रेन है बीच मतलब इंटरमीडिएट वाली कंडीशन होगी। ठीक है ना। वो रहेगा तो राउंड, लेकिन उसमें जो स्टार्च होगा वो क्या होगा, उतना नहीं होगा जितना स्टार्च इसमें है। मैं स्टार्च को ब्लू कलर से बना रहा हूँ है ना। इसमें मान लो कि इसमें अगर इतना स्टार्च है, राउंड वाले में अगर इतना स्टार्च है ना, तो रिंकल वाले में इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बट लेकिन जो रिसेसिव जीन होगा उससे उसमें तो स्टार्च बहुत ही कम होगा है ना। तो ये जो इंटरमीडिएट वाली जो कंडीशन है ना, ये क्या शो कर रही है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। ये किसको शो करता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को है ना। ठीक है। तो ये देखो ये सीड की अगर हम लोग शेप को देखें है ना, शेप ऑफ द सीड के लिए क्या है, शेप ऑफ सीड के लिए तो क्या है, ये डोमिनेंस को शो कर रहा है ना। लेकिन अगर हम लोग साइज को देखें है ना, तो साइज में ये क्या हो सकता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो देखो एक ही जीन है ना, वो किसको भी बता रहा है, वो शेप को भी बता रहा है, साइज को भी बता रहा है ना। तो जीन से हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते कि कैरेक्टर डोमिनेंट होगा या फिर उसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा। इसलिए एनसीईआरटी ने लिखा है कि डोमिनेंस इज द नॉट द ऑटोनोमस फीचर ऑफ ए जीन। ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो अगर हम लोग कैपिटल बी स्मॉल बी अगर इसको हम लोग माने इंटरमीडिएट, ये कैपिटल बी होगा, ये कैपिटल बी स्मॉल बी, और ये स्मॉल बी होगा है ना। तो ये देखो इसको कैपिटल बी स्मॉल बी को होना कैसे चाहिए था, राउंड, लेकिन इसमें इनका इंटरमीडिएट वाली कंडीशन है, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता है। 119 नंबर, 119 नंबर क्या है, मिसमैच करना है भाई, मिसमैच ढूंढना है, करना नहीं है ना। तो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, गायनेकोमेस्टिया XX बाई, क्लिनफेल्टर क्या होता है XX बाई, जो कि मेल में होता है ना, XX बाई। गायनेकोमेस्टिया मतलब ब्रेस्ट इनलार्जमेंट देखने को मिलता है। तो बात बिल्कुल सही है। टर्नर सिंड्रोम रूडिमेंट्री ओवरी, ये भी बात सही है ना, 145 क्रोमोसोम, ये फीमेल में देखने को मिलता है रूडिमेंट्री ओवरी। डाउन सिंड्रोम ऑब्जॉर्व ओनली इन मेन, नहीं, डाउन सिंड्रोम 21 नंबर क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी, और ये मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिलता है। 120 नंबर क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ द स्किन कलर इन ह्यूमन बीइंग इज द एग्जांपल ऑफ। अब देखो स्किन कलर जो है, स्किन कलर जब तुम देखते हो मतलब कि हमारे सोसाइटी में जब तुम स्किन कलर देखते हो, तो ऐसा नहीं है कि स्किन कलर सिर्फ दो ही कैरेक्टर शो करता है, या तो एकदम गोरा या तो एकदम काला, ऐसा नहीं है ना। स्किन कलर के क्या है, ढेर सारे ट्रेड्स हैं है ना, कोई गोरा होगा, कोई कम गोरा होगा है ना, कोई काला होगा, फिर और काला होगा। तो ये जो कैरेक्टर है ये क्या शो करता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मतलब कि इसमें एक से ज़्यादा ढेर सारे मल्टीपल कैरेक्टर हैं, ऐसे टाइप को हम लोग बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। 121 नंबर में क्या है, हु ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम एट मेसोसिस कैन बेसिस ऑफ द बोथ सेग्रीगेशन एंड द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो ये ऑब्जॉर्व किसने किया था, ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ऑब्जॉर्व किसने किया था। ठीक है। तो ऑब्जॉर्व किसने किया था, सर्टेन एंड बॉवेरी ने। ठीक है। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया था, थॉम्स एंड मॉर्गन ने। बीच एमंग द फॉलोइंग शो
पॉलीजेनिक। अब पॉलीजेनिक वही स्किन कलर हुआ है ना, जिसमें क्या थे, एक मल्टीपल मल्टीपल उसमें ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। क्लियर कट ट्रेड्स नहीं मिलेगा कि तुमको, जैसे कि पी प्लांट में 2 ही ट्रेड्स मिल रहे थे, एक टॉल और एक डॉर्फ, तो ऐसा नहीं, उसमें मल्टीपल ट्रेड्स मिलेंगे। तो ऐसे किस में मिलता है, तो हाइट ऑफ द ह्यूमन, हाइट, अब देखो हाइट, ह्यूमन का जो हाइट होता है, ऐसा नहीं है कि कोई पॉपुलेशन में हमें सिर्फ 6 फीट और 2 फीट के लोग देखने को मिल रहा है, कोई 6 फीट का भी है, कोई 4 फीट का भी है, कोई 4.5 का भी है, 5 का भी, मतलब बहुत सारे ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। 122 देखो 123 नंबर क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्रॉस परफॉर्म बाय द मॉर्गन इन ड्रोसोफिला, व्हाट वाज द परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द जीन वाइट आई एंड मिनिएचर्स विंग्स। अब जब तुम इसको देखोगे डायग्राम में, वाइट आई और मिनिएचर्स विंग में कितना परसेंट रिकॉम्बिनेशन है, तो कितना था 37.2, मतलब कि ये नॉन पेरेंटल वाला था। अगर 50% से कम अगर तुम्हें मिल रहा है ना, तो वो क्या होगा, नॉन पेरेंटल वाला, मतलब वो क्रॉसिंग से आया होगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये शो कर रहा होगा, ठीक है। तो 123 का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। 124 क्या है, पेटेगरी है, इसको सॉल्व करना है। सिकल सेल एनीमिया, अब पहले पता होना चाहिए कि सिकल सेल एनीमिया अगर है क्या। तो जो सिकल सेल एनीमिया है वो कौन सा डिजीज है, एक्स-लिंक, ऑटोसोमल 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 रिसेसिव है ना। और जो एनसीईआरटी में 2 कैटेगरी का जो डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी जब तुम देखोगे इसमें 2 ही कैटेगरी एनसीईआरटी ने बनाई है, क्योंकि उसके पास इतनी स्पेस नहीं थी कि ढेर सारी कैटेगरी बना पाए, तो वही वाली कैटेगरी एक उठा करके तुम्हारे क्वेश्चन में पूछा है ना। तो उसमें एनसीईआरटी ने वही वाला कैटेगरी, सेम वही कैटेगरी है, एनसीईआरटी खोल के आप लोग देखो। तो ये जो कैटेगरी है ये किसका है, ऑटोसोमल रिसेसिव का कैटेगरी बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें देखो ऑटोसोमल रिसेसिव में क्यों बोल रहा हूँ, देखो रिसेसिव जब भी आएगा ना, तो इसमें जनरेशन स्किप होगा, जनरेशन स्किप। ये जनरेशन स्किप होता क्या है, मतलब कि पेरेंट्स में डिजीज नहीं होगा और उनके बच्चों में होगा। जैसे देखो मैं जिसको सर्कल कर रहा हूँ उसको देखना, देखो ये जो पहला वाला पेरेंट है इनके, है ना, इसमें क्या है, इसमें कोई डिजीज नहीं है, लेकिन इनकी जो प्रोजनी वो अफेक्टेड है, ये और ये, एक मेल और एक फीमेल अफेक्टेड है, मतलब कि यहाँ जनरेशन स्किप है। एक जनरेशन में डिजीज नहीं है, दूसरे जनरेशन में डिजीज है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जनरेशन स्किप। चलो छोड़ो, हमें पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, इन द आरबीसी ऑफ द बोथ पेरेंट विल बी। अब दोनों पेरेंट्स के आरबीसी के बारे में बात करना है। अब देखो दोनों पेरेंट्स का मतलब, एक तो ये वाला पेरेंट हो गया है ना, एक तो ये पेरेंट्स हो गए, और दूसरा पेरेंट कौन सा हो गए, ये वाला, है ना। अब इन दोनों पेरेंट्स के आरबीसी कैसे होंगे उसके बारे में कमेंट्स करना है। अब देखो पेरेंट्स तो नॉर्मल हैं, लेकिन उनके बच्चे, अब देखो जो सिकल सेल एनीमिया होता है, सिकल सेल एनीमिया में, सिकल सेल एनीमिया में क्या क्या मिलेगा, ऑटोसोमल है ना, तो मैं मान रहा हूँ कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए स्मॉल ए। तो ये वाला जो दोनों जीनोटाइप, ये तो क्या है, नॉर्मल है हमारे, है ना। तो देखो ये पेरेंट्स, बच्चे अफेक्टेड हैं, इसका मतलब कि पेरेंट्स क्या होगा, या तो ये होगा या तो फिर ये होगा, है ना। तो पेरेंट्स तो दोनों में ही पेरेंट्स हमें क्या दिखेंगे, नॉर्मल दिखेंगे। और क्या हो सकते हैं, सिकल सेल भी दिख सकते हैं। एक तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये कैपिटल ए क्रॉस अगर हम लोग ऐसे करा दे तब भी हमें पॉसिबिलिटी दिख जाएगी। या फिर क्या हो, दोनों ही हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो तब भी बच्चे अफेक्टेड होंगे। या फिर क्या हो, पेरेंट्स क्या हो, नॉर्मल हो और बच्चे क्या हो, अफेक्टेड हो। या फिर पेरेंट्स क्या हो, नॉर्मल हो, बच्चे क्या हो, अफेक्टेड हो। एक पेरेंट्स अफेक्टेड हो, एक पेरेंट्स नॉर्मल हो। ऐसे तुम करा के देखोगे ना, ये चारों टाइप्स के अगर तुम करा के देखोगे तो तुम्हें सारे में प्रोजनी क्या मिलेगी, अफेक्टेड मिलेगी, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा क्या आंसर हो जाएगा, पेरेंट्स नॉर्मल भी हो सकते हैं और सिकल सेल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 124 का 3। 125 देखो, 125 क्या है, विच इज इनकरेक्टली मैच। अब देख लेना, ये तो एनसीईआरटी में सिंपल सा क्वेश्चन है ना, ये सेकंड मेरिट नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ये आप हमें कमेंट्स में बताइए, ठीक है। 126 देखो, 126 क्या है भाई, द हेप्लॉइड डिप्लॉइड। अब देखो हेप्लॉइड डिप्लॉइड से डिटर्मिनेशन सिस्टम किस में होता है, मधुमक्खी में, है ना, हनी बी में। हनी बी है द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स सच एज। अब उसमें भाई क्या ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है क्या, मेल प्रोड्यूस स्पर्म बाय माइटोसिस, बिल्कुल सही बात है। वर्कर बी डेवलप फ्रॉम ऐसा कुछ नहीं है ना। तो एक ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसमें जो स्पर्म बनते हैं कैसे बनते हैं, माइटोसिस से।
बाकी सारे ऑर्गेनिज्म में स्पर्म कैसे बनते हैं? मियोसिस से, ठीक है ना। 127 देखो, अब देखो 127 मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये एनसीईआरटी में है भी नहीं और पता नहीं इन्होंने कैसे आंसर दिया है, तो मुझे खुद थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, इसलिए मैं 127 छोड़ रहा हूँ, मैं गलत बताना नहीं चाहता इसलिए। चलो 128 पे आते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम। अब देखो सिंपल सा मैच है, इसको मैच कर लेना है। टेस्ट क्रॉस मैंने अभी 2-3 बार बता दिया है कि टेस्ट क्रॉस क्या है, तो हेट्रोजाइगस का किसके साथ क्रॉस कराएंगे? रिसेसिव के साथ, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेस्ट क्रॉस। और कौन सा क्वेश्चन था? 128 नंबर, है ना। तो ए का क्या हो जाएगा? 2। बी का क्या हो जाएगा भाई? मोनो हाइब्रिड में क्या मिलता है? मैंने अभी बताया 3:1 का रेशियो। आउट क्रॉस में क्या मिलता है? तो आउट क्रॉस देखो ये है ना। आउट क्रॉस क्या है? जब हम लोग डोमिनेंट से अगर क्रॉस कराएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आउट क्रॉस। जब रिसेसिव से कराएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेस्ट क्रॉस। और दोनों को मिला के हम लोग रेसिप्रोकल बोलते हैं, ठीक है। और डायहाइब्रिड का क्या आंसर हो जाएगा? फर्स्ट। तो मैच कर लेना, आंसर आ जाएगा 128 का फर्स्ट। 129 देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट ऑफ द देम। तो हमें क्या बताना है भाई? कितने स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। जीन्स लोकेटेड ऑन सेम लोकस बट हैविंग डिफरेंट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलीजीन्स। ऐसा कुछ नहीं, पॉलीजीन्स हम लोग इसको नहीं बोलते हैं। पॉलीजीन्स होता है कि मतलब कि अगर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए अगर एक से ज़्यादा जीन इन्वॉल्व है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीजीन्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? एक क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड, है ना, और इट्स रिसेसिव पेरेंट्स। अभी मैंने बताया, चौथी बार ये हो गया, है ना। उन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस। तो ये बात बिल्कुल सही है। मेंडल प्रपोज दैट समथिंग वाज बीइंग अस्टेबल, बिल्कुल सही बात है। पास डाउन अनचेंज फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उसको मेंडल ने उसको क्या बोला था? फैक्टर। ये भी बिल्कुल सही बात है। हाँ, 2 स्टेटमेंट हमारे सही होंगे। 4 टाइप ऑफ द गैमेट आर प्रोड्यूस इन द इंडिविजुअल्स, इतना। अब देखो इसमें हेट्रोजाइगस क्या दिख रहा है तुम्हें? एक ही हेट्रोजाइगस है, मतलब कि 2 टाइप्स के गैमेट्स बनेंगे। 2 की पावर n है ना, n की वैल्यू क्या हो गई? 1, मतलब कि 2 टाइप के गैमेट्स बनेंगे। तो ये बोल रहा है 4 गैमेट्स बनेंगे, तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। तो कितने सही हो गए? 2 सही हो गए हमारे, ठीक है। 130 देखो, पनेट स्क्वायर इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल सही बात है। टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ द स्प्रिंग इन अ जेनेटिक क्रॉस, सही बात है ना। पनेट स्क्वायर इसलिए बनाया गया था, ठीक है। इट वॉज डेवलप बाय द ब्रिटिश जेनेसिस्ट, है ना, रिगलेंड सी पनेट। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसको देखो एक्सप्लेन कहीं से नहीं कर रहा है ना, ठीक है। कैसे इस पे काम करता है, ये क्या बोल रहा है कि पनेट स्क्वायर इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं ऐसा कुछ इसमें लिखा नहीं है, सिर्फ इन्हें बताया कि बनाया किसने। तो इसका एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि इसका जो है नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ठीक है। 131 नंबर देखो, 131 में क्या है? व्हेन बोथ द जीन इन ए हाइब्रिड क्रॉस आर सुटेबल ऑन द सेम क्रोमोसोम। अब बोला एक जो जीन है, मान लो कि 2 जीन है ना, ए और बी। अब दोनों क्या है? विथ बोथ द जीन्स इन ए डायहाइब्रिड क्रॉस सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। दोनों किस पे हैं? एक ही क्रोमोसोम पे है। तो जाहिर सी बात है, अगर एक क्रोमोसोम पे होंगे तो उसमें क्रॉसिंग होने के चांसेस क्या होंगे? कम होंगे। जब क्रॉसिंग कम होंगे तो कॉम्बिनेशन कैसा आएगा हमारा? Usually the proportion of the parents one combination are much higher than the non parent। अब देखो जब जीन आपस में पास पास होते हैं तो उसका पेरेंटल कॉम्बिनेशन, है ना, ज़्यादा आता है किससे? रिकॉम्बिनेशन से। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिंकेज। तो बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है? लिंकेज के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है ना, जैसा मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया था। ऐसा क्यों होता है कि पेरेंटल का कॉम्बिनेशन ज़्यादा आता है नॉन पेरेंटल से? क्यों होता है? क्योंकि दोनों जीन आपस में क्या है? पास पास है ना। तो जीन प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम में शो फिजिकल एसोसिएशन ऑफ द लिंक, फिजिकल एसोसिएशन और द लिंकेज, बिल्कुल सही बात है। आपस में दोनों क्या होंगे? एसोसिएटेड होंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिंकेज। इसकी वजह से ही उस जो रिकॉम्बिनेशन वो क्या है? कम हो पा रहा है ना। तो बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है ये एसर्शन का। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट। 132 क्या है? हाउ मेनी ऑफ द ब्रीडिंग प्लांट। अब देखो ये प्लांट के बारे में पूछ रहा है, कैरेक्टर के बारे में नहीं, ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो प्लांट कितने थे? 14। कैरेक्टर कितने लिए गए थे? 7। 132 का आंसर क्या आ जाएगा? 3। 133 देखो, मार्क द करेक्ट फिनोटाइप रेशियो ऑब्टेन बाय द प्लांट विद द राउंड येलो। अब देखो डायहाइब्रिड हो गया ना, राउंड भी बोल रहा है, येलो भी बोल रहा है, एंड रिंकल ग्रीन F2 जनरेशन डायहाइब्रिड क्रॉस प्रोड्यूस बाय द मेंडल। अब इसको तुम काउंट कर लेना यार, है ना, ठीक है।
जो ग्राफ दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जो पनेट स्क्वायर डायग्राम बनाया डायब्रेट क्रॉस का, तो उसको तुम मार्क कर लेना, ठीक है। तुम्हारा आंसर आ जाएगा 133 का 9:1। 134 है द इनहेरिटेंस ऑफ द फ्लावर कलर इन डॉग फ्लावर। स्नैपड्रैगन की बात कर रहे हैं। स्नैपड्रैगन का दूसरा नाम क्या है? डॉग फ्लावर, जो कि क्या शो करता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो बोल रहा है द इनहेरिटेंस ऑफ द फ्लावर्स कलर इन डॉग फ्लावर इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अंडरस्टैंड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। वो एग्जाम्पल इनकम्प्लीट डोमिनेंस का है, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। एबीओ ब्लड ग्रुप इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ द मल्टीपल एलील। बिल्कुल सही बात है, मैंने अभी बताया है ना। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारा क्या है? 134 का करेक्ट है। चलिए 134 हो गया। 135 देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट वन। गलत बताना है हमें कि कौन सा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। फ्लावर कलर इन द एंटीरेनियम स्पीसीज शो द कोडोमिनेंस। नहीं, कोडोमिनेंस तो नहीं शो कर रहा है, वो क्या शो कर रहा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया। एबीओ ब्लड ग्रुप कैन शो द कंप्लीट डोमिनेंस। बिल्कुल सही बात है, मैंने करके भी बताया है। ए सिंगल जीन प्रोड्यूस मे मोर देन वन इफेक्ट। बिल्कुल सही बात है, ऐसा किस में होता है? प्लियोट्रॉफिक जीन्स में। रिंकल्ड सीड शेप गार्डन पी इज द डोमिनेंट्स बाय द राउंड। मैंने ये भी बताया है किसमें? एक ही जीन इज डोमिनेंस इज द नॉट एंड ऑटोनोमस फीचर ऑफ द जीन में। तो सारे एग्जांपल्स आज ही मैंने बता दिए हैं, ठीक है। तो एक ही स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, कौन सा? 135 का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। अब देखो 136 से हमारा क्या है? बायोटेक वाला पार्ट स्टार्ट है ना। तो देखो मैंने इसको ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितना मैं डिटेल में बता सकता था उतना बताया। इससे ज़्यादा डिटेल तो आप लोग जब कोई पढ़ाएगा तभी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने जितना हो सकता था उतना बता दिया है। बाकी जूलॉजी वाले सेक्शन पे हम लोग चलते हैं, बायोटेक।